बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 का मॉडल पेपर इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा और पेपर 2 का मॉडल पेपर आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी ज्यादा कि सर जी पेपर 2 का भी मॉडल पेपर ले आइए, कोई पेपर लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आपको पेपर 2 के भी दी जाए जिस प्रकार से आपको पेपर 1 के दिए गए थे। तो पेपर 2 का मॉडल पेपर लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। पेपर 2 का नाम है आपके तुलनात्मक सरकारें यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पेपर 1 का इससे पहले मैंने अवेलेबल करवा दिया है और उससे पहले आप बता दूं आपको कंपैरेटिव गवर्नमेंट का इससे पहले एक वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी 2022 के मॉडल पेपर। उसमें 1 घंटे कुछ मिनट की ही वीडियो है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। वो भी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा और परीक्षा देने जाइएगा, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ओके, सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से होंगे। आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड ईयर पेपर 2 यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट यानी कि तुलनात्मक सरकारों से लेकर के किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक प्रकार से सॉल्व मॉडल पेपर होगा ये। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया और उसके उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और इसके अंतर्गत जो लास्ट में अगर समय बचता तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से आप तो मुख्य रूप से 20 तो जानेंगे। ओके, जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 10 अति लघु उत्तरीय पहले हम जानेंगे, उसके बाद में 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो आप परेशान मत होइएगा इसको लेकर के। देखिएगा, जो आपके पाठ्यक्रम में जैसे किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि नेपाल का संविधान भी है, किसी में चाइना का संविधान भी दिया है, तो जिसमें जिसका संविधान दिया उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, हर संविधान की विशेषताओं को और संविधान का गठन, वहां की जो एक प्रकार से जो संसद है उसके बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ से प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, खास करके अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रश्न आते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर मैंने प्रश्नों को रखा, ये देखते द्वितीय वर्ष की बात कर रहा हूँ। यहाँ बीए द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र तुलनात्मक सरकारें पेपर 2 कॉम्परेटिव गवर्नमेंट मॉडल पेपर 2022 का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है उत्तर इसमें है। देखिए, आपका जो है खंड आ यानी कि सभी प्रश्न आपको यहाँ पर करने होंगे। अति लघु टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 शब्दों में उनके उत्तर को आपको लिखना होगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष हाजिर है कि पॉकेट वीटो यानी कि जेबी निषेधाधिकार जो होता है वो क्या होता है। पॉकेट वेटो, तो पॉकेट वेटो की बात किया तो ये अमेरिका में खास करके पहले चलाई गई थी राष्ट्रपति को लेकर के। एक राष्ट्रपति की एक प्रकार से क्या बोले, एक पावर है राष्ट्रपति का, एक ऐसा पावर जो कि एक प्रकार से उसके पास है, तो उसी पावर को जेबी वीटो कहते हैं यानी कि वीटो पावर। अब वीटो पावर मतलब क्या होता है, यानी कि पॉकेट वीटो। वीटो 3 प्रकार के या कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं। हालांकि जो वीटो आपका होता है उसका मतलब ये है कि जैसे कांग्रेस जो है जो अमेरिका में, तो कांग्रेस जब एक प्रकार से संसद वगैरह एक प्रकार से जो है शक्तिशाली लोगों का समूह कांग्रेस कहलाता है, तो अमेरिका का जो एक प्रकार संगठन है, तो उसमें क्या होता है कि जब कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति जो होता है अपना वीटो कर सकता है। और कैसे वीटो करेगा कि मान लेते कोई संसद से, मतलब कि जैसे अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी वीटो है राष्ट्रपति के पास। जैसे करे मान लेते क्या जो है कोई संसद से, लोकसभा से और राज्यसभा से कोई क्या होगी, कोई कानून जो है पारित करवाए और कानून पारित हो, उसके बाद में क्या हो कि कानून पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए आता है। सिग्नेचर राष्ट्रपति ना करे और 10 दिन तक जो है सिग्नेचर ना करे, मतलब उसको उठा करके जेब में अपने डाल ले, उसके बाद में क्या होता है स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्था होती है जेबी वीटो की। आइए मैं थोड़ा सा और इसको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है और कांग्रेस के दोनों सदन यानी कि जो सदन होते हैं, चाहे आप अपने यहाँ की बात करें लोकसभा राज्यसभा, इसी प्रकार से कांग्रेस के दोनों सदन जो हैं अमेरिका की खास करके, तो वहां की बात करें तो वहां के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 10 दिन का समय मिला हुआ होता है। और कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिन से कम समय रहने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए विधेयक भेजा जाता है और राष्ट्रपति क्या करता है कि उस विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता है और इसी बीच में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे विधेयक जो होते हैं जब कांग्रेस 10 दिन पहले ही वो भेजा जाता है साइन के लिए और राष्ट्रपति क्या करे उसको उठा करके अपनी जेब में डाल ले, जेब में समझ रहे हैं, जेब में डाल ले और उसको उस पर कोई प्रतिक्रिया ही ना दे। तो ये क्या होता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, उसके अंदर 10 दिन के बाद में क्या होगा, संसद का सत्र जो होगा, जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा वो समाप्त हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, अधिवेशन जब समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे विधेयक जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने आप में खत्म हो जाते हैं और ऐसे विधेयकों को फिर अगले अधिवेशन जब होगा तो उस अधिवेशन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार की जो शक्ति होती है ये राष्ट्रपति की पास होती है और राष्ट्रपति की इसी शक्ति को हम क्या कहते हैं, इसको पॉकेट वीटो या फिर जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। ओके,
इसके मतलब इसको लेकर के कुछ कोई कर नहीं सकता है, चाहे जितना भी पावरफुल आदमी हो। जे बी वीटो ये राष्ट्रपति का वीटो, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में आप देखते हैं कि वीटो का प्रयोग करके चाइना जो होता है भारत को उसका सदस्य नहीं बनने देता है, ठीक है, अस्थायी सदस्य। तो इसी प्रकार से ये भी है निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कानून और अभिसमय में क्या अंतर है। खास करके अभिसमयों का महत्व जो है ब्रिटेन के संविधान में ज्यादा रहा है, और ब्रिटेन का संविधान जो है वो अभिसमयों पर ही आधारित है। ब्रिटेन के जो है संविधान के बारे में और भी बातें कही जाती है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में ये बात बड़ी फेमस है, जैसे कि वहां पर एक तो वहां के शासन में आप देखेंगे तो ब्रिटेन के शासन में खास करके तो ब्रिटिश संविधान को संयोग और वियोग का शिशु भी कहा जाता है। इसको कहा था लिटन स्ट्रेची महोदय ने, क्या कहा था कि ब्रिटेन का जो संविधान है, जो ब्रिटिश संविधान है, वो संयोग और वियोग का शिशु है। क्यों है? क्योंकि इसमें धीरे धीरे क्या हुआ है, इसके संविधान का विकास हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो संविधान की अगर बात करें ब्रिटिश की, तो वहां पर अभिसमयों का बड़ा महत्व है, यानी कि समय के हिसाब से नियम बनते जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जब रिक्वायरमेंट होती है किसी दंड की, तो उसके लिए हम उचित व्यवस्था कर देते हैं, और वही दंड जो हमने व्यवस्था करी किसी पर्टिकुलर जो है कार्य के लिए, जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या किया कि एक जो है किसी को जड़ा बड़े अच्छे तरीके से। अब जड़ने के बाद में होगा क्या कि उसमें एक झापड़ मारने के लिए कोई जो है संविधान में या फिर कोई दंड प्रक्रिया नहीं है, तो क्या होगा कि एक झापड़ मारने के लिए उसके लिए कोई दंड विधान बना दें या फिर कोई नियम बता दें कि हाँ ऐसा हो। तो वही चीज क्या हो जाती है अब समय, यानी कि जो एक प्रकार से लोक प्रथाएं हैं जो इस प्रकार से प्रचलित हैं, वही सब कानून का रूप धारण कर लेती है यहाँ पर जापान में खास, जो है यहाँ पर इंग्लैंड में खास करके। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, कानून क्या होता है और अभिसमय क्या होता है। अभिसमय जो होता है ये प्रचलित जो चीजें होती हैं, मतलब ये आलिखित होते हैं कि हाँ कि फलाने के लड़का जो एक बिटिया लेके भाग गया रहा तो उसके लिए ये दंड विधान किन गया रहा। गाँव वगैरह में देखते नहीं आप लोग, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हाँ उसको जो है हुक्का पानी बंद कर दो, गांव से बाहर निकाल दो, तो ये सब क्या होता है अभिसमय होते हैं। तो इसी प्रकार से कानून जो बना है, यानी कि जो अमेरिका का संविधान, उसमें अभिसमयों का बड़ा महत्व है। तो इसीलिए प्रश्न खास करके एग्जाम से में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कानून और अभिसमय में क्या अंतर होता है, क्योंकि कानून और अभिसमय दोनों कहीं ना कहीं पे एक ही कार्य करते हैं, लेकिन अंतर बहुत अधिक मात्रा में होता है। बात की जाए अंतर की, तो पहला अंतर ये होता है कि कानून जो होता है किसी कानून निर्माती सत्ता की इच्छा का परिणाम होता है, यानी कि जो कानून बनाने वाली सभा होती है उनकी क्या इच्छा होती है किसी दंड विधान के प्रति, तो उसको बनाते हैं और उसका निर्माण एक विशेष पद्धति को अपना करके किया जाता है कानून का, ठीक है। और अभिसमय जो होते हैं व्यवहार का परिणाम होते हैं, व्यवहार का परिणाम होते क्या जो अभिसमय होते हैं। जब व्यवहार उपयोगी सिद्ध होते हैं तो समय आने पर क्या होता है अभिसमय का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है व्यवहार में से कोई चीज हुई तो वही चीज जो मैंने बताया आपको, तो अभिसमय में लिखित नहीं होते हैं सबसे पहले। दूसरा अंतर तो यही लिख दीजिएगा कि कानून जो होते हैं वो लिखित होते हैं, लिखित दस्तावेज होता है, और जो अभिसमय होता है वो अलिखित होता है। अभिसमय क्या होता है अलिखित होता है, ठीक है। तीसरा अंतर लिख लीजिएगा कि कानून में निश्चितता होती, क्या होती कानून निश्चित होते हैं और उसे एक विशेष समय में लागू किया जाता है कानून को, जबकि अभिसमय जो होता है ये अनिश्चित होता है और अभिसमय के लिए इसके मतलब अभिसमय को लागू किए जाने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है कि हाँ इस समय ये लागू होगा, ऐसे नहीं। कानून का एक निश्चित दायरा होता है, सीमित होता है, निश्चित होता है, जबकि अभिसमय अनिश्चित होते हैं, अनवरत होते हैं। ओके, चौथी बात यह है कि कानून अस्थायी होता है और जो अभिसमय होता है आपका ये व्यवहार के आधार पर अस्थायित्व प्राप्त करता है। जिस हिसाब से व्यवहार होगा उसी हिसाब से अस्थायी रहेगा। बाकी कानून तो बदलता नहीं है, कानून अस्थायी रहता है, ठीक है। जबकि ये जो होता है ये बदल भी सकता है अभिसमय। ओके, अभिसमय में ये व्यवहार के हिसाब से जिस हिसाब से व्यवहार होगा उसी हिसाब से जो है अभिसमय होगा। ओके, इसके अलावा और भी अंतर आप बता सकते हो। कौन सा अंतर? इसे कानून के पीछे राज्य के प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और उसका पालन करना अनिवार्य होता है, जबकि अभिसमय जो होता है इसका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, चाहे तो करे और चाहे तो ना करे। ये भी एक प्रकार से इसमें चीज होती है। छठवां अंतर यह है कि कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है, जबकि अभिसमय का उल्लंघन करने वाले को दंडित नहीं किया जाता है। बस उसको कहा जाता है कि हाँ ये चीज सुधार लो, या फिर तुमने ये किया है तो इसके लिए कोई मतलब एक प्रकार से सुझाव टाइप का दिया जाता है, एक दंड प्रक्रिया या फांसी या एक प्रकार से 4 कोड़े बरसा दो, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। मान लेते किसी ने आपको कुछ किया तो आप उसके हिसाब से उसी के बदले में कोई दूसरा कार्य मतलब इस प्रकार से तो उसमें फंसा दिया जाए,
ताकि वो दोबारा वो कार्य ना करे, या फिर कहा जाए उससे कि भैया ये कार्य करना गलत है, ऐसे ना करें। ये चीज होता है आपका अभिसमय। तो अभिसमय आपके समझ में आ गया होगा कि अभिसमय क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समझ है 3रा नंबर, क्राउन से आप क्या समझते हैं। क्राउन जो है खास करके क्राउन को राजमुकुट कहा जाता है, और राजमुकुट जो है एक प्रकार से महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी उनके समय में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आता है। और क्राउन जो आप देखते हैं ब्रिटिश क्राउन, तो ब्रिटेन के खास करके ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन में क्राउन का विशेष महत्व है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। खासकर क्राउन जो होता है राजसत्ता का ऐसा प्रतीक है जिसे राजपद पर आसीन होने के बाद राजा जो होता है अपने मस्तक पर क्या करता है, धारण करता है। जैसे अपने यहाँ पर राजा महाराजा होते थे, भगवान राम को देख लीजिएगा, मुकुट उनके पास लगाए रहते थे, राजा दशरथ मुकुट लगाए रहते थे, जनक राजा, इस प्रकार से आप जो पुराने राजा महाराजाओं को देखेंगे तो वो मुकुट लगाए रहते थे। छत्र जिसको आप कहते हैं उसी को मुकुट कहते हैं, या इसी को हम क्राउन कहते हैं, ठीक है, ब्रिटेन वगैरह में यानी अंग्रेजी में। तो एक प्रकार से यही होता है क्राउन। तो प्राचीन समय में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय तक राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु राजा ही होता था। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय शक्तियों को लेकर के मंत्रिमंडल से संघर्ष शुरू होता है, और इसी संघर्ष में सभी शक्तियां राजा के हाथ से निकल जाती हैं। और राजा के हाथ से जब निकल जाती शक्तियां तो किसके पास चली जाती, मंत्रिमंडल के पास चली जाती हैं। तो क्या होता है कि मंत्रिमंडल अब जो है राजा के नाम पर कानून बनाने लगती है, कि अब राजा कानून नहीं बनाएगा, राजा सर्वेसर्वा नहीं है, अब मंत्रिमंडल का जो मुखिया होगा वो सर्वेसर्वा होगा। तो क्या होता है, राजा जो कानून अभी तक बनाता था या राजा के सदस्य जो बनाते थे, अब वो कानून मंत्रिमंडल के सदस्य बनाएंगे। और वर्तमान समय में मंत्रिमंडल से तात्पर्य क्या है, राजा, मंत्रिमंडल, सांसद और समस्त प्रशासनिक अधिकारी जो हैं ये मंत्रिमंडल है। तो एक प्रकार से क्या होता था, पहले जो था सत्ता एक क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन जिसे कहते हैं कि 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुई थी उसके बाद में 1858 ईस्वी का अधिनियम आया था भारत में बन करके। और उसी समय से आप देखेंगे, उसी समय से मेरे भाई जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कंपनी के हाथों से शासन छीन करके जो है ब्रिटिश जो महारानी होती हैं वो अपने हाथों में एक प्रकार से उसको ले लेती हैं कि भारत की बागडोर अब मैं संभालूंगी, ऐसा होता है। तो ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला जाता है। आप लोग कहते हैं नहीं, तो वही चीज है क्राउन। क्राउन माने मुकुट यानी कि छत्र। ओके, तो जिसके ऊपर रहता था वो सर्वेसर्वा होता था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया, और आज देख रहे हो कि आप क्या स्थिति है। आज मंत्रिमंडल वहां पर है, संसद है, उनके 2 सदन है, उसी की जो संसद का जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहां की ब्रिटेन की, वो भारत में अपनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते, सॉरी, अगला प्रश्न आपके समझ जेरी मैंडरिंग। जेरी मैंडरिंग क्या है, एक क्या है भाई, जेरी मैंडरिंग जो है एक प्रकार से ये जेरी मैंडरिंग जो है प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है, और जिसका प्रयोग सत्ताधारी जो दल होता है, खास करके अमेरिकी जो है संविधान के दृष्टि से फेमस रहा है। और आप देखेंगे कि जो है जेरी मॉनिटरिंग एक व्यक्ति हैं, और इनके बारे में जो बातें बताई जाती हैं उसी के मतलब जेरी मॉनिटरिंग के नाम से पद्धति जानी जाती है। खास करके क्या लिखेंगे, जो प्रतिनिधि सभा होती है उसके गठन से संबंधित एक प्रथा है, ओके, जिसका प्रयोग सत्ताधारी जो दल होता है उसका निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में होता है कि हाँ कहां तक क्या चीजें होंगी, ये चीज। और सत्ताधारी दल के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन इस प्रकार से कर दिया जाता है कि जो विरोधी दल है उसका वो सही तरीके से अपने जो है प्रचार कर सके, और जो उसके विरोधी दल है उसकी समर्थकों की संख्या थोड़ी सी चुनाव क्षेत्रों में ही सीमित रह जाए, ज्यादा व्यापक स्तर पर ना पहुंच सके, और अपने समर्थकों को अधिकांश क्षेत्रों में जो है इस प्रकार फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार को विजयी किया जा सके। तो इस प्रकार से यही प्रक्रिया जेरी मॉनिटरिंग होती है। और इस प्रथा का शुभारंभ सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे उस समय जो है एल्बिस जेरी, उन्होंने किया था, और इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है इसको हम क्या कहते हैं, जेरी मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं। तो जेरी मॉनिटरिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या होता है, जो सत्ताधारी दल होता है वो क्या करता है, अपने आप को जितवाने के लिए जो विरोधी दल होता है उसका प्रचार करने का जो एरिया होता है उसको फिक्स कर देता है कि हाँ इतने जगह तुम्हारा प्रचार या ऐसे होगा, बाकी अपने जो अपने दल के लोग होते हैं उनको फैला देता है कि हाँ चौतरफा तुम प्रचार कर लो, और फिर एक प्रकार से एक तरफा जीत हो जाती। तो इस प्रकार से चीजें यही जेरी मॉनिटरिंग होता है। ओके, चलिए थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
तो आपको समझ में आया चीजें, जेरीमैंडरिंग क्या है, तो यही चीज जेरीमैंडरिंग है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बहुल कार्यपालिका। अच्छा, बहुल कार्यपालिका जो है ये स्विट्जरलैंड से संबंध रखती है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड के संविधान की बड़ी सारी विशेषताएं, जैसे कि लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है यहाँ का, कठोर संविधान है स्विट्जरलैंड का, उदारवादी दर्शन पर आधारित है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है स्विट्जरलैंड, और इसके अलावा यहाँ पर बहुभाषी मतलब कि लोग भी रहते हैं, यानी कि बहुभाषी राज्य है। न्यायिक पुनरावलोकन का यहाँ पर अभाव है, यानी ज्यादा न्याय वगैरह का एक प्रकार से झंझट नहीं रहता कि हाँ बार बार उसी को न्याय देखा करो, जो नियम बना है उसको। तटस्थ राज्य है ये, मतलब कि संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन का मिश्रण यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही साथ स्विट्जरलैंड के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये बहुल कार्यपालिका यहाँ पर है, और इसके अलावा दोनों सदनों को समान अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। तो जो बहुल कार्यपालिका वो क्या है, होता क्या है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों के पास जो है सीमित होती है और उन्हीं के पास निहित होती है, इसीलिए इसे बहुल कार्यपालिका हम लोग कहते हैं। और यहां जो है स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका को संघीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है कि यह विश्व की जो एक प्रकार से जो 7 सदस्य होंगे संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और विश्व की सभी वैधानिक पद्धतियों में अनोखी पद्धति मानी जाती है जो बहुल कार्यपालिका है स्विट्जरलैंड की, स्विस संविधान की। ओके, तो स्विट्जरलैंड ना तो संसदात्मक है और ना ही अध्यक्षात्मक है, अपितु दोनों कार्यपालिकाओं का क्या है, ये समावेश है यहाँ पर। ओके, तो कार्यपालिका के 7 सदस्य हैं और 7 सदस्य में 4 जर्मन से, जो जर्मन भाषा से, 2 फ्रेंच भाषा के और 1 इटालियन भाषा से होते हैं। तो ये निश्चित है क्या कि 4 लोग जर्मन भाषा के होंगे, 2 लोग फ्रेंच भाषा के होंगे और 1 लोग इटालियन भाषा के होंगे। तो इस प्रकार से ये बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड की जो है ये बनती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। स्विट्जरलैंड में सबसे फेमस चीज है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ओके, ध्यान रखिएगा बात। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है इसका मतलब है कि जनता जो है स्वयं शासन में भाग लेती है, कि कोई नियम बनाना हो तो जनता कहेगी कि हाँ इसके लिए ये नियम बनाना है, सभी जनमत हो जाएगा, जनमत के बाद में क्या हो जाएगा कि भैया यही नियम बनना, तो यही नियम बनेगा। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, जनमत यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अपने यहाँ पर भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन क्या होता है कि भारत जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, बहुभाषी लोग हैं, सभी अलग अलग हिसाब से चीजें करेंगे, जनमत संग्रह हो नहीं पाएगा, सभी लोग इकट्ठा हो नहीं पाएंगे। अगर हिंदू लोग इकट्ठा होंगे मुस्लिम लोग विरोध करेंगे, मुस्लिम इकट्ठा होंगे हिंदू करेंगे, सिख करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्मों के, अगर अच्छी चीज होगी तो उसका विरोध करेंगे, बुरी चीज होगी तो उसका एक प्रकार से समर्थन करेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, दूसरे धर्म का समर्थन करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि अपनी चीज का विरोध करेंगे, अपनी चीज का समर्थन सभी लोग करेंगे, लेकिन दूसरे धर्म वाले उसका विरोध करेंगे। ठीक, ये चीजें होती है। तो उसके कारण से भारत में ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ये मतलब कि एक प्रकार से सफल नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। और चूंकि स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है और इसीलिए जो है वो क्या कर रहा है, स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है और इसी के कारण से वहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है फेमस है और हो गया। आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण बताइए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के क्या कारण है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। भैया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो सफलता का कारण है वो क्या क्या है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला कारण तो यह है भैया, पहला कारण क्या है, पहला कारण यह है कि भौगोलिक स्थिति जो है उसकी कैसी है, छोटी, यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भौगोलिक स्थिति मतलब कि वहां पर सभी लोग एक ही स्थान पर निवास करते हैं और एक ही जैसे जो है क्षेत्रों में, इसीलिए। दूसरी बात, आर्थिक असमानता का अभाव है, यानी कि वहां पर सभी लोग जो है एक प्रकार से एक समान है पैसे रुपए के मामले में, इस प्रकार से ज्यादा विपन्नता नहीं है, आर्थिक विषमता जैसी स्थिति वहां पर नहीं है। वहां पर क्या है, वहां पर आर्थिक असमानता का या आर्थिक विषमता का क्या है, अभाव, यानी कि कमी है। ठीक है, तो इससे कोई प्रभाव वहां पर पड़ता नहीं है। तो आर्थिक लोग से सभी मजबूत हैं, जब चाहते हैं सभी लोग इकट्ठा होकर के और जो है बोलते हैं कि नहीं ये कानून हटाओ, ये कानून रखना चाहिए, ये कानून इसके लिए सही है, हो जाता है वो। तीसरी बात यह है स्विट्जरलैंड में कि स्विस जनता का दृष्टिकोण भी ठीक ठाक है, यानी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है स्विस जनता का वो भी ठीक ठाक है। इसके अलावा चौथा कारण यह है कि राष्ट्रीय एकता एवं देश प्रेम की भावना वहां पर परस्पर हर व्यक्ति की जो है अंतरात्मा में गूंजती रहती है। इसके अलावा पांचवी चीज है कि राजनेता व्यवसायिक वहां का नहीं है, राजनेता वहां का कैसा नहीं है, व्यवसायिक नहीं है। इसके अलावा छठवां जो इसका वो है
जो सफलता का कारण है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब स्विट्जरलैंड में, कि जो है दलबंदी का अभाव है, वहां पर पार्टी बंदी जो होती है वो नहीं है ज्यादातर, और इसके अलावा वहां का शिक्षा का स्तर जो है वो उच्च है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता वहां पर है खूब अच्छे तरीके से, ये भी आप लिख सकते हो एक कारण हो गया। इसके अलावा तटस्थता भी है वहां पर। तो ये तमाम सारे कारण जो है जो कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के मुख्य कारण है, जो कि मैंने आपको बताइए। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि फ्रांस के राजनीतिक दलों की विशेषताएं बताइए। फ्रांस के राजनीतिक दलों की विशेषताएं बताइए। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस जो देश है वहां पर आप देख रहे होंगे कि फ्रांस की अगर बात की तो राजनीतिक दलों की बहुत सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलेंगी। जैसे कि पहली विशेषता यही है कि बहुदलीय प्रणाली है यहाँ पर। मतलब जैसे भारत में आप देखेंगे कांग्रेस और मायावती वाली पार्टी हो गई, और उसके बाद में भाजपा तो है ये है, इसके अलावा और भी तमाम सारी पार्टियां जो है, सपा हो गई, ये आप देखें। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर दो ही पार्टी आपकी कांग्रेस और भाजपा है, तो लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे जो फ्रांस है ये बहुदलीय प्रणाली है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दूसरी इसकी जो विशेषता है फ्रांस के राजनीतिक दलों की, वो है कि सदन के अंदर और बाहर दलों के संगठन में भेद है। सदन के अंदर और बाहर दलों के संगठन में क्या है, अंतर भी देखने को मिलता है, यानी कि भेद है। तीसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों के संगठन एवं नीतियों में कोई भेद नहीं है। तो जो राजनीतिक दल है उनके संगठन और नीति जो होती है उसमें कोई भेद नहीं, वो तो ठीक ठाक है। इसके अलावा चौथी विशेषता इनके राजनीतिक दलों की यह है कि शक्तिशाली विपक्ष का अभाव है। यहाँ पर क्या शक्तिशाली विपक्ष का कमी है, यानी अभाव है। इसके अलावा पांचवी चीज है कि दलों का संगठन काफी कमजोर होता है, यहाँ पर कभी भी टूट सकता है। इसके अलावा छठवा, दलों में अनुशासनहीनता भी यहाँ के देखने को मिलती है पार्टियों में। इसके अलावा सातवीं चीज ये है कि राजनीतिक दलों का प्रभावशाली नेतृत्व होता है यहाँ पर। इसके अलावा आठवीं चीज है कि चुनाव के पूर्व राजनीतिक दल बनते हैं और बिगड़ते हैं, इसका कोई एक प्रकार से नाप ही नहीं है। इसके अलावा नवीं विशेषता इसकी ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में शक्तिशाली दबाव समूह होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, ये भी चीज है। इसके अलावा जो है अगला जो आपकी विशेषता ये है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है। तो एक प्रकार से क्या है, यहाँ की ये राजनीतिक दलों की यही विशेषता जो कि मैंने आपके समक्ष बता दी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि ब्रिटेन के संविधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। फटाफट से देखिए, बताने का प्रयास करें भाई। ब्रिटेन के संविधान की कोई 5 विशेषताएं बताओ भाई। ब्रिटेन के संविधान की कोई 5 विशेषता। तो ब्रिटेन की अगर बात की, यानी कि ब्रिटेन जो है उसमें आयरलैंड वगैरह ये सब भी शामिल है, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स। ओके, ओके, चलिए। तो मैंने क्या बताया कि ब्रिटेन के संविधान की कोई 5 विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। तो ब्रिटेन संविधान की पहली विशेषता है कि विकसित है। ये संविधान जो है यहाँ का संविधान कैसा है, विकसित है और आलिखित संविधान है। यानी विकसित हो चुका है लेकिन फिर भी कैसा है, आलिखित संविधान है। यानी कि ये संविधान लिखा हुआ नहीं। क्यों लिखा हुआ नहीं, क्योंकि ये अभिसमयों पर आधारित है। इसके अलावा दूसरी चीज लचीला भी है और परिवर्तनशीलता इसमें पाई जाती है। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटेन में तो लचीला भी यहाँ का संविधान, परिवर्तनशीलता इसमें खूब अच्छे तरीके, मतलब कि बहुत जो है ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, बहुत जल्दी संशोधन हो जाता है यहाँ के संविधान में। तो लचीला भी, परिवर्तनशील भी है। इसके अलावा तीसरी विशेषता है कि अभिसमयों पर आधारित है। चौथी विशेषता लिख दीजिएगा एकात्मक शासन है यहाँ पर। पांचवी विशेषता लिख दीजिएगा जो है संसद की संप्रभुता जो है यहाँ पर है। इसके अलावा छठवीं बात है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर है। सातवीं विशेषता यहाँ की है कि विवेक एवं संयोग की संतान ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। किसकी, विवेक और संयोग की संतान कहा जाता है। इसके अलावा आठवीं विशेषता इसके संविधान की ये है ब्रिटेन के कि सिद्धांत और व्यवहार में यहाँ पे अंतर देखा जाता है। इसके अलावा नौवीं विशेषता है कि लोकतंत्रात्मक शासन है यहाँ का। 11वीं विशेषता ये है कि राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत होता है यहाँ का। इसके अलावा 11वीं विशेषता ये है कि विधि का शासन है यहाँ पर। इसके अलावा द्विदलीय से बहुदलीय की ओर जो है ये बढ़ रहा है। तो एक प्रकार से संविधान के एक प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं होंगी जो कि मैंने आपको बता दी। वैसे 5 ही पूछी गई थी, मैंने आपको 10-11 बता दी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है।
तो वैसे मैं बता दूं 5 मेन छोटी छोटी याद रखिएगा। संसद की संप्रभुता पहली विशेषता। दूसरी विशेषता संसदात्मक शासन। तीसरी विशेषता विवेक एवं संयोग की संतान। चौथी विशेषता विकसित एवं आलिखित संविधान। ओके, और पांचवी विशेषता लचीला एवं परिवर्तनशीलता। ये सब लिख दीजिएगा और भी लिख दीजिएगा, अभिसमयों पर आधारित है। ये सब बड़ी फेमस चीजें हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं बताइए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या है? तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में 2 के प्रथम खंड में जो है राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है। कहाँ पे? अमेरिका का जो संविधान है उसके आर्टिकल 2 के प्रथम खंड में राष्ट्रपति के लिए जो है योग्यताएं बताई गई हैं। क्या बताई गई भाई? क्या बताई गई? पहली योग्यता बताई गई है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की योग्य व्यक्ति वही होगा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। दूसरी विशेषता यह है कि 35 साल की उम्र जो है वो पूरी कर चुका हो। तीसरी विशेषता यह है कि उसने अपने जीवन के 14 साल लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास किए हों और इसके जो है एक प्रकार से लगातार, इसके लिए लगातार रहना आवश्यक नहीं कि 14 साल जो है वो लगातार रहे। 14 साल कुल मिला करके अगर उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि अमेरिका में बिताया तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा चौथी योग्यता ये है कि वे योग्यताएं होनी चाहिए जो एक मतदाता के लिए आवश्यक होती है, यानी कि एक वोट देने वाले जो व्यक्ति होता है, यानी कि एक वोट देने वाला यानी कि जो एक मतदाता होता है उसकी जो योग्यता होती है, यानी कि वोट डालने के लिए जो अधिकार होने चाहिए वो अधिकार अगर उसके पास है, वो योग्यता है, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष जो है 10वां प्रश्न है दिगाल। दिगाल क्या है भैया? दिगाल क्या है? दिगाल क्या है बताने का प्रयास करें सभी लोग। दिगाल क्या है? दिगाल, वैसे दिगाल एक व्यक्ति है। ओके, दिगाल कौन है? दिगाल व्यक्ति है एक, और खास करके ये जो है फ्रांस के संविधान से संबंध रखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भी ये रहे हैं। कौन? संविधान लागू जब हुआ था इनका 1900 एक प्रकार से जो वर्तमान का संविधान इनका है, जब वो लागू हुआ था उसके बाद में राष्ट्रपति यही थे। ओके, अच्छा, दिगाल के बारे में पूछा गया अगर तो क्या लिखेंगे आप? प्रश्न आपसे पूछा सकता है तो लिखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 ईस्वी में फ्रांस जो है जर्मनी से हार जाता है, और जब जर्मनी से फ्रांस जो है हार जाता है तो दिगाल जो थे वो सेना का राज्य मतलब का सेना प्रमुख बना दिया जाता है। और जब दिगाल सेना राज्य का सेना प्रमुख बन जाता है तो 1946 ईस्वी में उसकी सेना ने फ्रांस को जर्मनी की अधीनता से मुक्त करवाया। और जब फ्रांस को जर्मनी की अधीनता से मुक्त करवाया इसने, तो 1946 में ही द्वितीय संविधान सभा का निर्वाचन भी करवाया गया, और निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा नए संविधानों का निर्माण भी किया गया। इसके अलावा क्या हुआ कि नया संविधान 1946 से 1958 तक चला। इसमें अस्थायी सरकारें रही, और 1958 में जब पंचम गणतंत्र जो है यहाँ पर लागू होता है, 1958 में जब नया संविधान यहाँ का लागू होता है, तो उसके बाद में क्या होता है, जो दिगाल है इसको संविधान मतलब कि दिगाल का संविधान भी जो है पंचम गणतंत्र को, यानी कि जो 1958 में लागू हुआ यहाँ फ्रांस में संविधान, तो इसी को पंचम गणतंत्र, इसी को दिगाल का संविधान ये सब कहा जाता है। चूंकि दिगाल का इसमें बहुत ज्यादा योगदान था। और क्या होता है कि संविधान जब लागू हो जाता है उसके बाद में 1958 ईस्वी के बाद में आप देखिए 58 में ही दिगाल जो है फ्रांस का राष्ट्रपति बन जाता है। तो एक प्रकार से दिगाल के बारे में बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से 10 ऑब्जेक्टिव जो है अति लघुत्तम टाइप के प्रश्नों को आप लोगों ने समझा, मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, लघु उत्तर टाइप के प्रश्न है, सभी प्रश्न करने हैं। खंडवा के 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में जैसा निर्देश दिया जाएगा उसी के हिसाब से करिएगा। प्रश्न यही पूछा जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। प्रश्न यही पूछे जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। एक बार बस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास वीडियो को, ताकि सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर सकें। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न आपके समक्ष क्या है। प्रश्न आपके समक्ष दूसरा नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में पंचम गणतंत्र यानी जो वर्तमान में लागू हुआ दिगाल का जो इसको संविधान कहा था, दिगाल का संविधान 1958 वाला, उसके संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भाई क्या हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता को दूर करने के लिए जनरल दिगाल जो थे उन्होंने 1958 में जिस संविधान को अपनाया था उसी को एक प्रकार से जो है फ्रांस का पंचम गणतंत्र कहा जाता है।
और इस संविधान का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था एवं स्थायित्व को ही स्थापित करना था। और इस संविधान के विषय में दिगाल ने स्वयं भी ये बात कही थी कि इस संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और उज्जवल भविष्य का आह्वान किया है। ये कथन है किसका? ये दिगाल ने स्वयं कहा था, जनरल डिगार ने। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी संविधान का निर्माण दिगाल मंत्रिमंडल और 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया था और 1958 में दिगाल के संविधान को ही पंचम गणतंत्र का संविधान कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में ये तमाम सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं खास करके पूछी गई है, तो आप विशेषताओं को कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। पहली विशेषता इसकी ये है कि संविधान की प्रस्तावना जिसमें मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई है, स्त्री पुरुष में समानता बताई गई है, प्रस्तावना में आदर्श एवं लक्ष्य की घोषणा की गई है संविधान में। किसके? जो है जो फ्रांस का संविधान है। इसके अलावा दूसरी बात इसकी विशेषता ये है कि संकट काल का शिशु कहा जाता है इसको। इसके अलावा संविधान निर्माण के समय 1958 में फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता एवं संकट का वातावरण था, ये बात भी इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि लिखित एवं निर्मित संविधान है। यहाँ का कैसा संविधान है? लिखित और निर्मित संविधान है, जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है विकसित और अलिखित संविधान है। ओके, ये सब बात ध्यान रखिएगा। चौथी विशेषता ये है कि कठोर संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान कैसा? लचीला। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन और फ्रांस के संविधान की तुलना कीजिए तो आप इसमें तुलना कर सकते हो बड़ी आसानी से। फ्रांस का संविधान कठोर संविधान है, जबकि इंग्लैंड का संविधान लचीला, यानी कि ब्रिटेन का संविधान लचीला है। आप बताएं कि जो है फ्रांस का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित और विकसित है। ओके, ऐसा आप लिख सकते हो। इसके अलावा पांचवी विशेषता इसकी ये है फ्रांस की पंचम गणतंत्र की यानी वर्तमान संविधान की क्या पांचवी विशेषता है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है यहाँ का। इसके अलावा छठवीं विशेषता ये है कि जो है संविधान का जनतांत्रिक एवं गणतांत्रिक स्वरूप यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा सातवीं विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है यहाँ का संविधान। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है, ठीक है। इसके अलावा आठवां मौलिक अधिकारों की जो है व्यवस्था करता है। नौवां क्या हो गया आपका? नौवां हो जाएगा कि संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप आप फ्रांस में देखेंगे। इसके अलावा 10वां इसका विशेषता ये है कि कमजोर विधायिका है यहाँ की और शक्तिशाली राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति है, विधायिका यहाँ की कम शक्तिशाली है। और इसके अलावा आप देखेंगे 11वीं विशेषता इसकी है कि शक्ति का विभाजन सिद्धांत, यहाँ पर जो है इसकी विशेषता ये कि शक्ति का विभाजन सिद्धांत भी फ्रांस के गणतंत्र में मौजूद है। तो ये तमाम प्रकार के और जनमत संग्रह का प्रावधान है, यहाँ पर संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो ये सब विशेषता है किसकी? फ्रांस के पंचम गणतंत्र यानी वर्तमान संविधान की, यानी दिगाल के संविधान की। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पंचम गणतंत्र के संविधान में पूर्व के संविधानों की अपेक्षा अधिक अस्थायित्व दिखाई दे रहा है और जिसके कारण से फ्रांस एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारे सामने उभर करके आ रहा है। और फ्रांस का राष्ट्रपति एक शक्तिशाली कार्यपालक के रूप में कार्य कर रहा है। उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समकक्ष अधिकारों की दृष्टि से स्वीकार करना गलत नहीं होगा। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है और जो फ्रांस का राष्ट्रपति लगभग एक ही सा माना जा सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि फ्रांसीसी संसद, राष्ट्रीय सभा और सीनेट के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी प्रश्न आपसे कह रहा है कि फ्रांसीसी संसद यानी कि जो फ्रांसीसी संसद के दो सदन कौन कौन से आपके? पहला है राष्ट्रीय सभा और दूसरा है सीनेट। तो उसके गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो फ्रांस में क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल को अपनाया गया है, मतलब संसद के दो सदन है, एक तो राष्ट्रीय सभा है और दूसरा क्या है? सीनेट है। जो राष्ट्रीय सभा होती है, राष्ट्रीय सभा की बात की तो राष्ट्रीय सभा संसद का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। कैसा है ये? संसद का जो राष्ट्रीय सभा है ये लोकसभा क्या है सर? ये लोकप्रिय सदन है। ये कैसा है? लोकप्रिय सदन है। और ये प्रथम सदन है, चूंकि ये प्रथम सदन है इसीलिए क्या है? ये लोकप्रिय सदन है। कौन? राष्ट्रीय सभा जो है। इसके अलावा बात किया है इसकी सदस्य संख्या जो है उसमें निरंतर परिवर्तन भी होता रहा है। वर्तमान समय की बात किया है तो इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 577 यानी कि 577 लोग जो है ये जो है राष्ट्रीय सभा के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्वाचन की बात किया है, जो है राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन की बात किया है तो राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 18 साल की आयु प्राप्त जो भी नर नारी होते हैं वो वोट देते हैं और संपूर्ण देश को एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार को मतदाताओं का पूर्ण बहुमत मिल जाता है
और उसी को हम विजयी घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की निर्वाचन होता है इनका। ओके, इसके अलावा इसका जो कार्यकाल होता है जो है राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। कितने साल का होता है भैया? 5 साल का होता है। और समय से पूर्व भी राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है, यानी जैसे संसद को भंग कर सकता है अपने यहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार से। इसके अलावा इसके पदाधिकारियों की बात करें राष्ट्रीय सभा की, तो पदाधिकारी जो होते हैं राष्ट्रसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो सभापति होता है। इसके अलावा जो सदन की जो राष्ट्र सभापति होता है सदन की कार्यवाही संचालन करता है वही। और इसके अलावा 6 उप सभापति होते हैं यहाँ की राष्ट्रीय सभा में, 14 सचिव होते हैं और 3 जो है क्वेस्टर होते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से पदाधिकारियों के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा इसका अधिवेशन जो होता है राष्ट्रीय सभा का, उसका अधिवेशन वर्ष में 2 बार होना आवश्यक होता है, जो कि क्रमशः एक तो पहले 2 अक्टूबर को होता है, उसके बाद में 2 अप्रैल को। तो 2 अक्टूबर और 2 अप्रैल को ये प्रारंभ होता है राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन जो होता है, साल भर में 2 बार होता है। उसके बाद में बात की जाए अगर सीनेट की, तो सीनेट जो है, सीनेट की अगर बात की जाए तो सीनेट संसद का द्वितीय सदन होता है, और ये उच्च सदन होता है। क्यों उच्च सदन होता है? क्योंकि ये भंग नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जबकि राष्ट्रीय सभा भंग हो जाती है इसलिए प्रथम सदन और निम्न सदन है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये उच्च सदन होता है और इसकी सदस्य संख्या यानी कि सीनेट की सदस्य संख्या जो होती है फ्रांस की वो 230 के आसपास होती है। सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल यहाँ का कितने साल का होता है? 9 साल का होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 साल के बाद में अवकाश ग्रहण करते हैं। भारत में क्या होता है कि 6 साल का सदस्य कार्यकाल होता है राज्यसभा का, लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक साल में आप देखेंगे, मतलब कि हर दूसरे साल आप देखेंगे कि 1/3 जो होते हैं उनको निकाला जाता है। तो इस प्रकार चीजें होती हैं। यहाँ के सदस्यों की योग्यताओं की बात की तो सीनेट जो बात की जाए, सीनेट के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय सभा के समान योग्यता निर्धारित की गई है और केवल अंतर इतना है कि सीनेट का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उसमें जो है आप 25 या 30 वर्ष के आसपास है तो भी चल जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगला अगर बात की जाए इसके यहाँ के पदाधिकारियों की, तो सीनेट का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो सभापति ही होता है और इसका निर्वाचन 3 वर्ष के लिए सदन के द्वारा किया जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब आपकी चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दिए। और संसद के जो है अधिकार क्या क्या है भाई? कई अधिकार हैं, जैसे कि विधि निर्माण संबंधी कार्य हुआ तो संसद यानी कि सीनेट और राष्ट्रसभा ही करेंगे। संविधान संशोधन संबंधी कार्य होगा तो भी यही दोनों करेंगे। इसके अलावा वित्तीय कार्य होता तो भी, प्रशासनिक कार्य हुआ तो भी, और महाभियोग चलाने का अधिकार हुआ यानी कि देशद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने का अधिकार संसद के पास ही है, यानी कि राष्ट्रीय सभा और सीनेट के पास ही है। तो ये इसका उत्तर इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका।